द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया नहीं वर्ल्ड। मैंने बोला है कि इसको बदलिए, क्योंकि जब फ्यूचर की बात आएगी तो देश के सामने नहीं, दुनिया के लिए ये सुपर फूड होगा। हमारा तो सुपर फूड था। मैं मंत्रालय की तरफ से मेरे वरिष्ठ साथी और अभी ट्राइफेड के चेयरमैन हैं, 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राम सिंह जी राठवा, श्री विवेक चंद्रा जी, चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन काउंसिल एसोचैम, तरुण विज जी, भूपेश चौधरी जी, मिनाज आलम जी, अरुण लाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ वर्ष पहले जब ये दुनिया ने ये फैसला नहीं किया था कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक कृषि और फूड प्रोसेसिंग और सिविल सप्लाई के कार्यक्रम में अपनी बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि भारत को पौष्टिक आहार और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे कई बार लगता है कि हमको देश का ऐसा नेतृत्व प्राप्त है जो घटने के बहुत पहले से भांप लेता है और चेताने की और जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो आंकड़े हमारी गति को इंगित भी करते हैं और साफ संकेत देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों की मैं पूछ रहा था कि कौन लोग हैं, और मैं मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते जब मैं ये कहता था कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष दुनिया के सामने होगा, हम एक बड़े उत्पादक देश हैं जिसमें दुनिया के मोटे अनाज की हिस्सेदारी कहते हैं लगभग 40% तक रही है। मैं इस आंकड़े पर इसलिए अंदाज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं सहमत होते हुए खुद दिखता नहीं, और इसलिए मैं पहली बात ये कहता हूँ, क्या हमारा उत्पादन दुनिया के मोटे अनाज में हमारी भागीदारी अगर 40% है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाला समय एक स्वर्णिम समय है। लेकिन उसका जो दूसरा चरण है, यदि हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें कि मोटे अनाज की प्रोसेसिंग करने वाला क्षेत्र या जो सप्लाई चेन पूरी करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ईमानदारी से पलट कर देखिए और तय करिए, क्या ये सच्चाई है कि हम दुनिया की मांग को पूरा कर सकते हैं? मैंने जब सूची बनवाई तो जो आंकड़ा मुझ तक प्राप्त है, अगर करेक्ट कर सकते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तक कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर देकर जाइए। मुझे कुल 99 इंडस्ट्रीज़ की सूची मिली, और इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी मैं नहीं मानता। और इसलिए अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल है तो फूड प्रोसेसिंग के बाद मिनट्स के क्षेत्र में अगर हमने उसको प्रोसेस कर नहीं दिया तो हम दुनिया की डिमांड को पूरा करने में कितनी हिस्सेदारी करेंगे। तीसरी बात होती है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो दुनिया में यहाँ से खरीद कर सप्लाई करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि ज़रा एक बार तय तो करिए कि आप जितना भारत की धरती पर उत्पादित होता है, चूँकि आपने कोई क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए होंगे, जो भी मार्केटिंग के आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ से जितनी आप खरीदी करते हैं वो उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तब कहीं जाकर हम एक सटीक टारगेट पर होंगे। शायद हम अगले साल जो हम लक्ष्य तय करें उसे प्राप्त कर लें तो बेहतर होगा, तब कहीं जाकर आगे हम बढ़ाने की बात करेंगे। ये सब कुछ चुटकी बजाने से नहीं हो सकता। लेकिन पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और जो अनुमान था, क्योंकि ये अनुमान इसलिए कह रहा हूँ कि 24 लाख अगर लघु उद्यमी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं
तो उन्होंने कहा कि कम से कम भाई 2 लाख वो समूह होंगे, कोई व्यक्ति होगा, कोई छोटी इंडस्ट्री होगी, उनमें से कम 2 लाख लोगों को तो छांटिए जिनको 10,000 करोड़ देकर हम उनको अपग्रेड कर सके। आप 24 लाख के आंकड़े को कागज में कहते रहिए, लेकिन परिणाम क्या निकलने वाला है उसका। और इसलिए जो चीज़ें दुनिया में बिकनी है, और इसलिए जब कभी हमने PIL स्कीम इस वर्ष से लागू हुई है, उसमें भी हमको 10,000 करोड़ खर्च करने हैं, और देश के उन उद्योगपतियों को जो रेडी टू ईट के मामले में दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मादा रखते हैं, उनको सरकार मदद करेगी। दूसरी कैटेगरी है कि अगर वो इनोवेटिव और जैविक के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको मदद मिलेगी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में 50% की मदद मिलेगी, क्योंकि दुनिया में हमारा खान पान पसंद किया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कोई भी भारतीय कंपनी अभी तक दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकी, बिस्किट को छोड़कर। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी है कि हम इस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे। लेकिन अगर कोई करने वाला हुआ तभी तो उसको लाभ मिलेगा। भारत सरकार आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में, आपके अगर कोई आप इनोवेटिव या ऑर्गेनिक सेक्टर में कोई बेहतरीन आप प्रोडक्ट पैदा करते हैं तो उसमें आपको मदद करने के लिए तैयार है। रेडी टू ईट दुनिया की डिमांड है। अगर वो मोटे अनाज की तरफ है तो फिर आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया वो सिर्फ 99 है। आप एक तरफ 2 लाख इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लघु उद्यमियों की, कि आप उनको अपग्रेड करके दुनिया के कंपटीशन में खड़ा करना है। उससे ऊपर PIL स्कीम है जिसमें बड़े उद्योगपतियों को मैं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाकर भारतीय कंपनी के तौर पर पहचान दिलानी है, और सरकार उसमें मदद करेगी। मुझे लगता है कि इस विभाग में से बेहतर कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो कुछ करना नहीं है। हमें जो करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान हो, कोई सोसाइटी हो, FPO हो, हमारा कोई ग्रुप हो, इंडस्ट्री हो, उद्योगपति हो, हमारे सामने कोई बैरियर नहीं। हमें तो सिर्फ उसको मदद करनी है जो सेक्टर में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ग्रोथ के इस स्पीड को हमें देखना होगा। हरित क्रांति के बाद हमारे उत्पादन को बहुत बड़ा झटका लगा है मोटे अनाज के। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मैं टिप्स पे जानता हूँ जिन चीज़ों को मैंने खाया या मैंने देखा, और उसमें बड़े सिंपल तरीके से ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आदिवासियों के क्षेत्र में कोदो है, कुटकी है, समा है, आपके जो एक बंगाल में बहुतायत में होता है, हमारे यहाँ जवा बोलते हैं, वहाँ पर जो बोलते हैं उसका, बाकी कोई लोग वाइन में उपयोग करते हैं, कोई लोग हवन में उपयोग करते हैं, कोई लोग खाने में उपयोग करते हैं। रागी है। अब रागी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक सारे राज्यों में होती है। उनके नाम अलग हो सकते हैं। गुजरात तो उसका बड़ा सेंटर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम आंकड़े उठाकर देखते हैं तो वो जो आंकड़े हैं, बाजरा के मामले में तो हमने निश्चित रूप से बढ़त हासिल की है, लेकिन जो आंकड़ा मैं देख रहा था वो आपकी जानकारी में हो तो शायद डिस्कशन को दिशा ठीक ढंग से मिलेगी। अगर हम 2015 और 16 की बात करते हैं तो मोटे अनाज का जो उत्पादन था वो 14.52 मिलियन टन, 2021 में बढ़कर वो 17.96 मिलियन टन हुआ है। लेकिन बाजरा में हमने इसमें उछाल दी है। मुझे लगता है ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है, इसलिए बाकी सेक्टर्स को इसमें कंपेयर करने के लिए हमें नए सिरे से आंकड़े को देखना होगा। जब मैं बाजरा का देखता हूँ तो 8.07 मिलियन टन से बढ़कर 10.86 मिलियन टन। तो जो ग्रोथ मुझे लगती है वो सिर्फ बाजरा में लगती है। लेकिन दुनिया की डिमांड सिर्फ बाजरा नहीं है। अगर दुनिया की डिमांड रागी है तो पर हमें रागी के सेक्टर पर फोकस करना होगा कि उत्पादन उसका उतना हम कर पाएंगे कि नहीं, उसको उतना प्रोसेस कर पाएंगे कि नहीं, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हमारे पास है या नहीं, फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए हमारे पास में सप्लाई चेन है या नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि सप्लाई चेन हमारी सबसे मजबूत होनी चाहिए, और कोरोना के समय उनके दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम था कि हम उस सप्लाई चेन को सक्सेसफुली पूरा कर पाए। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने 2-3 और बड़े परिवर्तन किए। पहले हम सिर्फ टॉप स्कीम पर रहते थे और इसलिए मैं उसमें आलू, टमाटर और प्याज ही होता था, लेकिन हमने उसको टोटल करके फलों का, सब्जियों का, समुद्री उत्पादों को बढ़ा दिया। लेकिन आज जो रिलीवेंट बात वो है कि PIL स्कीम में जो चीज़ें बची हैं, क्योंकि अगले वर्ष हमको अपनी उस चुनौती का सामना करना है और उसमें हमने अवसर को छोड़ना नहीं है।
इसलिए PLI स्कीम में जो बचा हुआ धन है, लगभग शायद 800 करोड़ का, मिनाज आलम उसका सही आंकड़ा आपको देंगे तो डिस्कशन में ज़्यादा बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि मिलेट्स की इंडस्ट्री को इसी पैरामीटर्स के आधार पर इस पैसे को दे के अगले वर्ष की जो डिमांड है उसको बीट आउट करने के लिए हम, या उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए हम काम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तब मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस की सफलता हमारे लिए ठीक होगी। और मैं मानता हूं कि 2023 दुनिया के सामने जो चुनौती बनकर आया है, वो चुनौती से कम हम तो परिचित थे। जो बात राम सिंह जी कहना चाहते थे, शायद संकोच में नहीं कह पाए। वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, और मुझे लगता है कि जिन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि आप किसी उत्पादक को देखिए और किसी उसके पूरी तरह से खान पान के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन को देखिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है डिंडोरी, वहाँ पर बैगा आदिवासी रहते हैं। उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, और वो कभी भी मिलेट्स के अलावा दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं करते। और उनमें इस प्रकार की, जबकि वो विलुप्त तो प्राय प्रजाति की मानी जाती है। और इसलिए आदिवासियों के जीवन में मिलेट्स के अलावा कुछ था नहीं। हमने अपनी जीवन पद्धति को जिस ढंग से बनाया, बिगाड़ना शब्द मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस में ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हमने कुछ चीज़ों को जिस तरीके से लिया उसको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमें किसी और को कोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सुपर फूड था, ये हमारा सुपर फूड है, और ये सुपर फूड बनेगा। दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तत्पर है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें, खान पान की बात करें, उसके तरीके की बात करें, उसके बाकी क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं जो आज मानव शरीर को नुकसान करता है, वो सारी चीज़ें इनमें नहीं हैं। जैसे ग्लूटेन कहेंगे तो उनमें 0% मिलेगा। बाकी जो चीज़ें शरीर को और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं, वो इसमें नहीं है जो हम उत्पादन करते हैं। लेकिन उस खान पान को हमने छोड़ा, किसी और ने हमको नहीं कहा। और इसके लिए एक कहानी मुझे याद आती है जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक पहाड़ी पर एक गांव बसता था। वहाँ सारे लोग अंधे थे। मुझे सत्य घटना भी है। तो बाद में कोई बच्चा पैदा होता था, उसकी आंखें होती थी, लेकिन बाद में वो अंधा हो जाता था। कहते वहाँ एक मक्खी थी जो काटती थी, उसके कारण से ये परिस्थिति बनती थी। जब लोगों को पता चला तो लोग वहाँ पर गए और जाकर उनको कहा कि भाई यहाँ से आप विस्थापित होकर कहीं और रहिए, क्योंकि ये तो यहाँ का रोग नहीं है, किसी मक्खी के कारण ये परेशानी पैदा हुई है। लेकिन जिनने पीढ़ियों से आँखों प्रकाश देखा ही नहीं था, उनको बहुत प्रकाश की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। उनको कन्वेंस करने में ही बरसों लगे, लेकिन वो बाद में माने, और बाद में वो परिस्थिति से बाहर आ गई पीढ़ी, उसकी जो बात की पीढ़ी थी। तो शायद ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है। हमारे पास में जिस सुपर फूड हम लेते थे, वो कोई ये आधुनिकता की मक्खी जिसमें राम सिंह जी कह रहे थे अपना पिज्ज़ा बर्गर, या हमने बाकी चीज़ों को स्वीकार किया। गेहूँ हमारे यहाँ बहुत पुराना नहीं है, दालें बाकी चीज़ें हमारे खान पान में थी। अगर इसी हिस्ट्री को देखेंगे तो हम किसी अन्य परंपरा को कोड ही नहीं करेंगे, और हम ये बता पाएंगे कि हमारे मनीषियों के द्वारा जो तय खान पान था वो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च था। आज हम एक तरफ से जो आंकड़े देख रहे हैं, जो राम सिंह जी ने बताए हैं, आप 50 साल की उम्र से ज़्यादा के स्वस्थ व्यक्ति के बारे में अगर आपको मिलता है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप थोड़े विस्मय के साथ देखते हैं ये भारत की हालत है। लेकिन इसके पहले नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि हम कभी खान पान के मामले में, कम से कम भारतीय खान पान के मामले में, हम कह सकते हैं कि हमारा खान पान ज़्यादा शुद्ध था। हमारा खान पान मनुष्य के लिए और अन्य जीवों के लिए भी, इवन पशुओं के लिए भी, हमारे खान पान में वह चीज़ें उपलब्ध थी जो उनके द्वारा हमें मिलती थी। अगर दूध हमें मिलता था तो वो हमें ताकत देता था, हमको रोग नहीं देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब मैं मनुष्य के अलावा खान पान की बात करता हूँ पशुओं के, तो जो दूध आपको आज मिलता है, तो आप भी 10 बार सोचते हैं कि मुझे दूध कहाँ से लेना चाहिए।
तो मुझे लगता है लेकिन वो स्वास्थ्य से और खान पान से जुड़ी महत्वपूर्ण एक हमारी ज़रूरत है। और इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे सामने जो लक्ष्य होना चाहिए वो अगले वर्ष दुनिया में जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी पूर्ति का सामर्थ्य हम में है या नहीं है। वो उत्पादन के साथ जुड़ेगा, वो प्रोसेसिंग के साथ जुड़ेगा, वो सप्लाई चेन, अगर हम निर्यात करने की सामर्थ्य हम में नहीं होगी तब भी हम नहीं कर सकते। फिर हम मार्केट में ज़रूरत, डिमांड कहाँ पर है, किन चीज़ों की है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई टाई अप है क्या, मंत्रालय का, इंडस्ट्री का, तो पर होगा। निर्यात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जब हम जैविक की बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में, तो मोटा अनाज जहाँ पर भी होता है, अगर आप हाइब्रिड की बात ना करें तो उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो जैविक ही होगा, ये बात आप मानकर चलिए, क्योंकि वो हल्की ज़मीन में होता है, कम पानी में होता है। हम पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, दुनिया को और बेहतर बनाने की दृष्टि से देखें, सभी मामलों में ये सुपर फूड है और सुपर फूड की अहमियत को हमें समझना होगा। अंत में मैं इस कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि विवेकानंद का और रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना है। उन्होंने कहा कि जाओ देवी के पास जाकर अपनी बात कहो जो तुम्हें चाहिए। वो एक बार गए, लौटकर वापस आ गए। उन्होंने कहा इधर छोटी मोटी चीज़ क्या मांगना है। दूसरी बार गए, वापस आ गए, तीसरी बार गए, तब भी वो वापस आ गए। उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि मैं क्या मांगूँ। तो जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद मेरी बात को भी पुष्ट करता है, हमारे पुरखों की बात को भी पुष्ट करता है। उन्होंने कहा जाओ, दुनिया में जाना, तुमको कभी मोटे अनाज और मोटे कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। वो अनाज भी कह सकते थे, लेकिन किसी साधु का भोजन या तो फलाहार होगा या मोटा अनाज होगा। हमारी किसी भी परंपरा में कह रहा हूँ, उस परंपरा में मोटे अनाज का की हिस्सेदारी ही रही है। ये सच है कि किसी नूतनता की चाह में, मेरे एक मित्र ने एक मुझे पत्र में लिखा था, वो दुनिया में नहीं है, उसकी आखिरी पंक्ति थी कि दुनिया सदैव पुकार मचाएगी, नूतनता नूतनता नूतनता। हम नएपन से इतने प्रभावित होते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिसको हम खराब मानते हैं, जो उससे भी बद से बदतर है। लेकिन तब तक समय गुजर जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमारे ऋषि परंपरा हो या कृषि की परंपरा हो, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। दोनों का साम्य इतना था कि कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा के बीच में कोई गैप नहीं था। अब दुर्भाग्य से जो कृषि परंपरा आज हमने स्वीकार की है, उसमें वैज्ञानिकता के साथ हमने खाद और औषधियों को मिलाकर ऋषि परंपरा को तो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि जो प्रकृति को नुकसान करे वो ऋषि परंपरा नहीं हो सकती। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ऋषि और कृषि परंपरा में कहीं पर भी ये संकट नहीं है। लेकिन बदलते दुनिया के परिवेश में अगर दुनिया मानती है कि वो मोटे अनाज को स्वीकार कर रही है, तो एक बेहतरीन अवसर हमारे पास में है कि हम उसमें हिस्सेदारी करें, भारत की उपस्थिति को दर्ज कराएं। दुनिया की मांग की पूर्ति के अगर हम कारक बनते हैं तो ये बेहतरीन अवसर होगा इस चुनौती में अपना स्थान बनाने के लिए, हमारी परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए। देर से आएंगे, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर भी कर पाएंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिशा देंगे और दुनिया को भी दिशा देंगे। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।